हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके एकदम शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है। आज का यह क्लास अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही शानदार क्लास होगा, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे अपने भारत के बारे में। हमारा देश भारत अंग्रेजों का गुलाम कैसे हुआ था, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर यह भी पढ़ेंगे कि हमारा देश भारत अंग्रेजों से आजाद कैसे हुआ। तो प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के आज का क्लास बहुत बेहतरीन होने वाला है, एकदम जबरदस्त होने वाला है, एकदम शानदार होने वाला है। तो बस आप लोग ना तैयार हो जाइए। आप लोगों से बस हम इतना ही कहेंगे कि प्यारे बच्चे, आप लोग अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का क्लास अब स्टार्ट हो चुका है। आप में से बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे ना इस चैप्टर का। बाबू, एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, यह जो चैप्टर है पूरे इतिहास में 8 चैप्टर है। पूरे इतिहास में 8 चैप्टर है, लेकिन यह चौथा नंबर चैप्टर आधा इतिहास के बराबर है। यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्यारे बच्चों अगर कहीं से पूछा जाता है ना, तो वो है भारत में राष्ट्रवाद। तो हम कहेंगे कि इस चैप्टर को आप लोग तनिक भी लापरवाही से मत देखिए। इस चैप्टर को जितना जान लगा करके देखिए, आपके लिए उतना कारगर रहेगा। क्योंकि यह चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो समझिए कि इतिहास का 50%, 50 नहीं तो 40% तो जरूर कम से कम आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना। तो आइए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को एकदम बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं। आज की इस क्लास को एकदम शानदार तरीके से मचाते हैं। ठीक है ना। हम भी इंतजार करते हैं इस चैप्टर का कि कब आ जाए यह वाला चैप्टर, कि अपने भारत के बारे में जब हम पढ़ाएं तो एकदम मजा आ जाए प्यारे बच्चों। आइए, आज हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर के शुरुआत के साथ एक चीज और हम आप लोगों से आज बात करना चाहेंगे, जो आप हमें बताइएगा जरूर। और बात यह करने वाले हैं प्यारे बच्चों कि अगले कुछ दिनों में, समझिएगा जरा ध्यान से, हम बात यह करने वाले हैं कि अगले कुछ दिनों में, मतलब मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 दिनों के अंदर अपना यह टारगेट बोर्ड परिवार 2 मिलियन यानी 20 लाख का होने वाला है। ठीक है ना। अपना यह जो टारगेट बोर्ड परिवार है, समझिएगा जरा ध्यान से, अपना यह जो टारगेट बोर्ड परिवार है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, अपना ये जो टारगेट बोर्ड परिवार है ये 20 लाख का होने वाला है, यानी कि 2 मिलियन का होने वाला है। और इस 2 मिलियन के खुशी पे हम चाह रहे हैं ना कि सभी बच्चों को कुछ ना कुछ फायदा मिलना चाहिए। सभी बच्चों को कुछ ना कुछ फायदा मिलना चाहिए। और इस बारे में जब हम लोग बातचीत किए तो बर्नवाल सर का कहना था कि सर क्यों ना हम उसी दिन, जिस दिन हमारा 2 मिलियन पूरा होने जा रहा है, उसी दिन हम बच्चों के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर दें। आप में से बहुत सारे बच्चे क्रैश कोर्स के लिए लगातार बोल भी रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्च कर दें। ऐसे हम लोगों का प्लानिंग था दशहरा के बाद, कि दशहरा के बाद हम लोग लॉन्च करेंगे, लेकिन अब यह विचार हुआ है कि सर इससे बड़ा दिन और क्या हो सकता है। जब टारगेट बोर्ड परिवार 20 लाख का हो रहा है, इससे बड़ा दिन और हम लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो भले क्लास स्टार्ट बाद में हो, लेकिन सर लॉन्च अभी कर दीजिए। क्योंकि और जब अभी लॉन्च करिए ना, तो बच्चों को कुछ ऑफर दे दिया जाए कि अभी से लेकर के दशहरा तक जो बच्चे जुड़ गए उनको भाई कुछ ऑफर मिलना चाहिए, ताकि 2 मिलियन का फायदा सारे बच्चों को हो। जब टारगेट बोर्ड परिवार का ना 2 मिलियन हो, तो इसका थोड़ा थोड़ा फायदा सब बच्चों को मिलना चाहिए कुछ ऑफर के जरिए। तो इसलिए प्यारे बच्चे, आप लोगों का क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ठीक है ना। आप लोगों का क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर सब लोगों का विचार बना तो फिर हम उम्मीद करेंगे, हम कोशिश भी करेंगे कि जरूर इसे लॉन्च कर दिया जाए। ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे कि इसे लॉन्च कर दिया जाए, लेकिन आप लोगों का पहले विचार एक बार बन जाए उसके बाद। ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों, पहले हम आज की इस क्लास को अब शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोगों को सब कुछ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार जबरदस्त तरीके से जय माता सरस्वती बोल करके क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। जय माता सरस्वती बोलिए और क्लास को शेयर कर दीजिए।
और प्यारे बच्चों आइए आज बात करते हैं अंग्रेजों के बारे में, ठीक है ना। आखिर कैसे हमारे देश भारत को गुलाम बनाया, हमारे देश भारत के लोगों को कितना अत्याचार सहना पड़ा, कैसे कैसे अत्याचार किए गए हमारे देश के ऊपर, ये सब प्यारे बच्चे आप लोगों को हम बताने वाले हैं। हमारे देश के ऊपर कितने तरह के अत्याचार किए गए ये सब आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आइए आज एकदम बेहतरीन तरीके से बताना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों एक बात ना आप लोग ध्यान से जरा सुनना, राष्ट्रवाद मतलब तो आप लोगों को पता है कि राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद मतलब होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, ठीक है ना। राष्ट्रवाद कहने का मतलब तो आप लोगों को पता है, ठीक है ना। राष्ट्रवाद का मतलब तो आप लोगों को पता है क्योंकि हम पहला चैप्टर में पढ़ाए यूरोप में राष्ट्रवाद, वहां पर भी हम आपको बताए। दूसरा चैप्टर समाज एवं साम्यवाद, समाजवाद साम्यवाद, वहां पर भी हम आपको राष्ट्रवाद मतलब समझाए। तीसरा नंबर चैप्टर जो हम आपको पढ़ाए हिंद चीन में राष्ट्रवाद, वहां भी हम आपको राष्ट्रवाद समझाए। और अब चौथा नंबर चैप्टर पढ़ा रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद, और यहां भी हम आपको राष्ट्रवाद समझा रहे हैं। तो अभी तक हम आपको राष्ट्रवाद बहुत बार समझा चुके हैं। हमें लगता है कि राष्ट्रवाद आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हो। राष्ट्रवाद कहने का मतलब होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रवाद कहने का मतलब होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, समझिएगा। राष्ट्रवाद कहने का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय चेतना का उदय। यानी कि जब लोगों के हृदय में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक एकीकरण धीरे 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 आने लगे, जब समाज का हर एक व्यक्ति यह सोचने लग जाए कि हमारे देश पर कोई अत्याचार हो रहा है, अब सब लोगों को एक साथ मिल करके कुछ करना पड़ेगा, तो उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। जब सब लोग एक साथ मिल करके ये सोचने लगे कि अब हमारे देश के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इसके लिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब खुल करके लड़ाई करेंगे चाहे जो भी हो। अगर ऐसा भाव मन में आ जाए ना, तो इसी को प्यारे बच्चों राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय चेतना का उदय, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो राष्ट्रवाद समझने जा रहे हैं यह अपने देश के राष्ट्रवाद के बारे में, यानी कि आज हम लोग जो राष्ट्रवाद समझ रहे हैं ना, ये प्यारे बच्चों भारत में बात कर रहे हैं। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। प्यारे बच्चों एक बात तो आप लोगों को पता है कि राष्ट्रवाद कब आता है, जब लोगों के ऊपर अत्याचार होता है। राष्ट्रवाद कब आता है, जब नागरिकों के ऊपर अत्याचार होता है, जब जनता के ऊपर अत्याचार होता है, तब राष्ट्रवाद आता है। तब लोगों के मन के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। तो क्या आप लोग हमें इतना बता सकते हैं कि हमारे देश भारत के लोगों के ऊपर कौन अत्याचार कर रहा था? इतना बस आप लोग बता दीजिए ना कि हमारे देश भारत के लोगों के ऊपर आखिर कौन अत्याचार कर रहा था। कौन था जो हमारे भारत के लोगों को इतना प्रताड़ित कर रहा था? कौन था जो हमारे भारत के लोगों को कुछ नहीं समझ रहा था, लगातार उस पर शोषण किए जा रहा था? कौन था प्यार? हाँ कौन था बाबू, बताओ एक बार। कौन था जो हमारे भारत के लोगों को हमारे भारत के लोगों पर अत्याचार कर रहा था? और आपका जवाब एक ही होगा कि सर अंग्रेज था। कौन था प्यारे बच्चों? अंग्रेज था। समझिएगा कौन था? अंग्रेज था, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसी अंग्रेज के बारे में बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, पूरा याद हो जाएगा, खोपड़ी में घुस जाएगा पूरा, ठीक है ना। आपका पूरा खोपड़ी में घुस जाएगा। आपका जो सेरिब्रम है ना, याद है कुछ बायोलॉजी में पढ़ाए थे, सेरिब्रम सीधे जाकर के सेरिब्रम में घुसेगा, ठीक है ना। तो बाबू जरा ध्यान से समझिएगा, अंग्रेज लोग भारत कैसे आए इतना तो सब लोगों को पता है, लगभग छोटे बच्चों को भी ये पता होता है कि अंग्रेज लोग भारत व्यापार करने के लिए आए थे। अंग्रेज लोग भारत कैसे आए थे? तो अंग्रेज लोग भारत आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे 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 करके यहीं पर शासन करने लग गए, ठीक है ना। अंग्रेज लोग यहां आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे 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 करके ना भारत के ऊपर ही शासन करने लग गए। प्यारे बच्चों कब आए अंग्रेज? और अंग्रेज का कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों का जो कंपनी है प्यारे बच्चों, इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों का जो कंपनी था ना, इसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। एक बात बताएं, आप लोग एकदम गौर से सुनिएगा,
ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ प्यारे बच्चों, यह 1600 ईस्वी में ही हो गया था। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में ही हो गया था। कहां में? लंदन में। लंदन कहां में पड़ता है? इंग्लैंड में। सोच लो, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना लंदन में हुआ था 1600 ईस्वी में। और सोच लीजिए कि जिस समय यह कंपनी बना 1600 ईस्वी में, उसी समय इसके नाम में था इंडिया। इसके नाम में क्या था प्यारे बच्चों? इंडिया इसके नाम में ही था। इस कंपनी के नाम में ही इंडिया था। यानी कि जिस समय यह कंपनी बना, उसी समय से टारगेट था कि इंडिया को गुलाम बनाना है। उसी समय से अंग्रेजों का यह टारगेट था कि इंडिया को क्या करना है? गुलाम बनाना है। और फिर उसके बाद वो भारत आते हैं। ठीक है ना, अंग्रेज लोग इस कंपनी का, जैसे इस कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुआ? 1600 ईस्वी में। और उसके बाद 1608 ईस्वी में यह कंपनी भारत आती है। कब आती है बाबू? 1608 ईस्वी में। समझिएगा, 1608 में भारत में आगमन, भारत में आगमन, भारत में आगमन, ध्यान रखिएगा। और पहली बार ये गुजरात शहर में आए थे। पहली बार कहां आए थे? गुजरात। गुजरात, ठीक है ना। पहली बार ये गुजरात के सूरत में आए। पहली बार ये कहां आए? गुजरात के सूरत में। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन हुआ वो सूरत बंदरगाह पर हुआ। उस समय भारत में मुसलमानों का शासन था। और मुसलमान में प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है, हुमायूं के बेटा, इस तरीके से आपको ये बाबर के बेटा हुमायूं के बेटा अकबर के बेटा था जहांगीर। अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर। और जहांगीर का बेटा फिर हुआ था शाहजहां। प्यारे बच्चों, उस समय भारत में जहांगीर का शासनकाल था, अकबर का जो बेटा है। ठीक है ना, जिस समय अंग्रेज लोग भारत में आए थे, उस समय भारत में किसका शासनकाल था? जहांगीर का शासनकाल था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार जल्दी से बता दीजिए। और चूंकि उस समय भारत में जहांगीर का शासनकाल था, तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने के लिए जहांगीर से अनुमति लेना पड़ेगा। बताइए बाबू, जहांगीर से तो अनुमति लेना पड़ेगा। तो 1608 में ये भारत आते हैं और 1615 में इनको जहांगीर की तरफ से अनुमति मिल जाता है। इनको व्यापार की अनुमति मिल गई। ठीक है ना, इनको व्यापार की अनुमति मिल गई, व्यापार की अनुमति मिल गई। ठीक है ना, सोच लीजिए बाबू, जहांगीर जो है ना, इनको व्यापार का अनुमति दे देता है। जहांगीर कहा कि ठीक है भाई, व्यापार कर लो। जहांगीर जो है इनको क्या किया? व्यापार का अनुमति दे दिया। अब अंग्रेज लोग भारत में खुल करके व्यापार करना शुरू कर दिए। अंग्रेज लोग भारत में व्यापार करना शुरू कर दिए और धीरे 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 व्यापार करते रहे। जहांगीर का शासनकाल चला गया, शाहजहां का शासनकाल आ गया, शाहजहां का भी शासनकाल चला गया, फिर औरंगजेब का शासनकाल आ गया। मतलब मुसलमान शासक हमेशा बदलते रहे, लेकिन अंग्रेज लोग अपना नजर गिद्ध की तरह गड़ाए हुए थे भारत पर, और अंग्रेज लोग व्यापार करते गए। व्यापार करते 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 बहुत सारा युद्ध भी हुआ। पलासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। और बक्सर के युद्ध के बाद कहा जाता है, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हम आपको मध्यकालीन इतिहास में लेकर के चले गए हैं, जबकि अंग्रेजों का शासनकाल आधुनिक इतिहास में आता है। थोड़ा सा समझाने के लिए हम आपको बहुत इतिहास में पीछे लेकर के गए हैं। ठीक है ना। 1764 ईस्वी में एक युद्ध होता है प्यारे बच्चों भारत में, बक्सर का युद्ध। 1764 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। नाम क्या था प्यारे बच्चों? बक्सर का युद्ध इसका नाम था। और इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हो जाती है। ठीक है ना, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? उस समय भारत में शासन कर रहे थे जिनका नाम था शाह आलम। उस समय जो यहां राजा थे ना, जिनका नाम था शाह आलम, और इनके साथ अंग्रेजों का युद्ध होता है और अंग्रेज लोग जीत जाते हैं। और जब बक्सर के युद्ध में अंग्रेज लोग जीत जाते हैं, तो बक्सर के युद्ध के बाद प्यारे बच्चों 1765 ईस्वी में, एक साल के बाद ही 1765 ईस्वी में एक और युद्ध होता है, और वो युद्ध था इलाहाबाद का युद्ध। वो युद्ध कौन था? इलाहाबाद। समझिएगा, इलाहाबाद का युद्ध, समझना बाबू। 1765 ईस्वी में एक और युद्ध होता है, और वो युद्ध कौन सा था? इलाहाबाद का युद्ध था। ठीक है ना। और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया।
समझिएगा जरा ध्यान से, अंग्रेजों को इस युद्ध के बाद ही अंग्रेजों को राजस्व जिसको कि लगान कहते थे, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लगान, ठीक है बाबू, अंग्रेजों को राजस्व यानी कि लगान वसूलने का अधिकार मिल गया, लगान वसूलने का अधिकार मिल गया, ठीक है ना। अब आप लोग को पता है कि लगान क्या होता है, आप लोगों को पता है कि राजस्व क्या होता है, किसानों से टैक्स लेना, मजदूरों से, जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनसे, मतलब कई जगहों से टैक्स सब अंग्रेजों को आने लग गया था। एक तरीके से तो अंग्रेज लोग मालिक हो गए ना, क्योंकि उनको अब टैक्स मिलना शुरू हो गया। एक तरीके से तो अंग्रेज लोग मालिक हो गए थे क्योंकि टैक्स मिलना शुरू हुआ। अंग्रेज लोगों का पावर धीरे धीरे बढ़ने लगा, अंग्रेज लोगों का पावर धीरे धीरे बढ़ने लगा। और प्यारे बच्चों, ऐसा कहा जाता है सिपाही विद्रोह के बाद, समझिएगा जरा ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, सिपाही विद्रोह के बाद, ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश काल यहां प्रारंभ हो गया, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से जो ब्रिटिश काल का जो समय माना जाता है, ब्रिटिश काल का जो समय माना जाता है प्यारे बच्चों, यानी कि अंग्रेजों का जो समय माना जाता है, वह 1858 से लेकर के 1947 तक का माना जाता है। यानी कि अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन, अंग्रेजों का पूरे भारत पर शासन लगभग 1858 से शुरू हो गया, जो कि 1947 ईस्वी तक चला था। हालांकि उसके लिए अंग्रेज लोग बहुत पहले से प्रयास कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि 1858 में एकाएक अंग्रेज लोग गुलाम बना लिए, उसके पहले से धीरे धीरे देख रहे हैं, बक्सर का युद्ध लड़े, इस इलाहाबाद का युद्ध लड़े, इस तरीके से युद्ध लड़ के क्या कर रहे थे ये लोग ना, 1858 आते आते पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लेते हैं, पूरे भारत को गुलाम बना लेते हैं। यानी कि भारत का जो सत्ता है वह अंग्रेजों के हाथों में आ जाता है। जैसे अभी भारत का सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथ में है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री भारत के कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। उस समय भारत के प्रधानमंत्री तो नहीं होते थे, उस समय अंग्रेजों का एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होता था, जिसको कहते हैं, जैसे अभी प्रधानमंत्री भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट पर बैठे हुए हैं, पद पर बैठे हुए हैं, तो उस समय अंग्रेजों का एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता था जिसको कहते थे वायसराय, ठीक है ना, जो पद होता था ना उसको क्या कहते थे, वायसराय। अंग्रेजों का बहुत महत्वपूर्ण पद होता था। जैसे आज नरेंद्र मोदी का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, वैसे ही उस समय वायसराय का पद होता था। तो प्यारे बच्चों, जैसे अभी नरेंद्र मोदी भारत में शासन कर रहे हैं ना, उस समय समझिए कि जो वायसराय होता था वो प्रधान होता था। और 1858 ईस्वी के बाद भारत में अंग्रेजों ने अपना वायसराय स्थापित कर लिया और भारत को संपूर्ण तरीके से क्या कर लिया, अपने मुट्ठी में कर लिया, गुलाम बना लिया। यानी कि भारत जो है अब अंग्रेजों का गुलाम बन गया था। अब चूंकि भारत में कोई भी शासन चलता तो अंग्रेजों के शासन, ये मतलब कहने का मतलब अंग्रेजों के नियम कानून से चलता। अब जैसे ही भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ, समझिएगा, सुनिएगा भी ना सिर्फ तो आपको याद हो जाएगा। अब भारत में जैसे ही अंग्रेजों का शासन काल स्थापित हुआ, अंग्रेज लोग भारतीयों को सोचने लगे कि पूरा शिकंजा में इसको बांधेंगे। अंग्रेज लोग सोचने लगे कि जितना शोषण हो सके भारतीयों का करेंगे, ठीक है ना। सब लोग भारतीयों को मतलब एक तरीके से समझिए कि अत्याचार करने लगे भारतीयों के ऊपर, क्योंकि अब पावर किसके पास था, अंग्रेजों के पास था। अब पूरा का पूरा पावर अंग्रेजों के हाथ में था। अंग्रेज लोग जो चाहते वो कर सकते थे, जो नियम बनाना चाहे वो बना सकते थे, जो कानून बनाना चाहे वो बना सकते थे, और वो कानून भारतीयों को मानना पड़ता, क्योंकि भाई पावर उन्हीं के पास है, ठीक है ना। आज जैसे अगर मोदी जी कोई कानून बना दे तो हम लोग को मानना पड़ता है ना। जैसे नोटबंदी कर दिए थे तो हम लोगों को भी मानना पड़ा, भाई नोट बदलाना पड़ गया, हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि जो फैसला नरेंद्र मोदी लेंगे वो हम लोगों को मानना पड़ेगा, चाहे इच्छा हो चाहे इच्छा नहीं हो। अरे नहीं इच्छा होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, विद्रोह करेंगे। अगर मान गए मोदी जी तो ठीक है, नहीं तो लाठी डंडा से पिटवा करके भगवा देंगे, यही ना करेंगे। अंग्रेज लोग भी प्यारे बच्चों ऐसा ही करते थे। अंग्रेज लोग क्या करते थे, अंग्रेज लोग अपना मनमाना तरीके से कानून बना देते थे जो उनके फायदे में रहे। अंग्रेज लोग ऐसा कानून बनाते थे ना जो उनके फायदे में रहे, और जबरदस्ती अंग्रेज लोग नियम बना करके, कानून बना करके भारतीयों के ऊपर लाद देते थे कि ले अब ये कानून मानना पड़ेगा, और नहीं मानेगा तो पकड़ के मरम्मत हो जाएगा। और ऐसा ही एक कानून बना प्यारे बच्चों 1878 ईस्वी में, समझिएगा, ऐसा ही एक कानून बना 1878 ईस्वी में, ऐसा ही एक कानून बना।
अभी हम आपको 4 प्रकार के कारण बताएंगे। भारत में राष्ट्रवाद के 4 कारण बताएंगे। कौन कौन 4 कारण? भारत में राष्ट्रवाद के 4 कारण हम आपको बता रहे हैं अभी, ठीक है ना। पहले वही बता देते हैं, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो भारत में राष्ट्रवाद के 4 कारण बताएंगे। और वो 4 कारण में बाबू सबसे पहला कारण जो है वो है राजनीतिक कारण। सबसे पहला कारण कौन सा है? राजनीतिक कारण। सबसे पहले हम आपको बताएंगे राजनीतिक कारण। उसके बाद दूसरा नंबर पे बताएंगे आर्थिक कारण। दूसरा नंबर पे क्या बताएंगे? दूसरा नंबर पर बताएंगे आर्थिक कारण। और उसके बाद आगे बताएंगे सामाजिक कारण। आगे हम आपको बताएंगे सामाजिक कारण, ठीक है ना, सामाजिक कारण। और सबसे लास्ट में प्यारे बच्चे चौथा नंबर पर हम आपको बताएंगे बौद्धिक कारण। क्या बताएंगे? बौद्धिक कारण। क्या बताएंगे? बौद्धिक कारण। समझ में आ गया यहां तक? तो ये 4 प्रकार के कारण बताएंगे। तो अभी हम सबसे पहला जो बात करेंगे वो बात करेंगे राजनीतिक कारण का। और राजनीतिक कारण में ही प्यारे बच्चे हम आप लोगों को बता रहे हैं कि बहुत सारे नियम कानून ऐसे बनाए गए जो भारत के लोगों के ऊपर एक तरीके से अत्याचार था, ठीक है ना। ऐसा ही एक नियम बना था प्यारे बच्चों 1878 ईस्वी में। जरा सुनिएगा ध्यान से। 1878 ईस्वी में ऐसा ही एक कानून बना और इस कानून का नाम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इस कानून का नाम था वर्नाक्यूलर। इस कानून का नाम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। एक्ट को हिंदी में कानून कहते हैं। एक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक ऐसा कानून बना। अच्छा, ये कानून क्या है? बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। इस कानून के बारे में ना थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि आखिर ये कानून कहता क्या है। देखो बाबू, ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ना, यह ऐसा कानून था जैसे आज आप समझो एक चीज, हमें कोई भी न्यूज, भारत में कोई भी घटना घट रहा है उसका जानकारी हमारे पास कैसे पहुंचता है? आप में से कोई बच्चे बताओ। भारत में कोई भी घटना घट रहा है उसका जानकारी हमारे पास कैसे आता है? बताइए। भारत में किसी प्रकार का कोई भी घटना घट रहा है उसका जानकारी हमारे पास कैसे होता है? बताओ बाबू, जल्दी जल्दी से। कोई भी घटना भारत में घटता है तो उसका जानकारी हमारे पास न्यूज के माध्यम से आता है। कैसे आता है? न्यूज के माध्यम से आता है ना। हम लोग टीवी खोलते हैं और हमारे सामने एकदम कोई पत्रकार आता है और एकदम बोलते रहता है, आज भारत के दिल्ली में ये घटना हुआ, आज भारत के दिल्ली में वो घटना हुआ। बोलते रहता है कि नहीं बोलते रहता है? और वहीं जो हम लोग सुनते हैं वो समझ लेते हैं हम भाई पटना में रह रहे हैं, लेकिन दिल्ली का, मुंबई का, आगरा का, अमेरिका का, जापान का, चाइना का, सब जगह का न्यूज हमारे पास पहुंच जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं 1878 ईस्वी का, यानी कि आज से लगभग समझ रहे हैं 150 साल पहले का लगभग बात है। उस समय तो भारत में टेलीविजन नहीं हुआ करता था, न टीवी था, न मोबाइल था, न फोन था, न रेडियो था, कुछ नहीं था, ठीक है ना। उस समय सिर्फ और सिर्फ एक चीज चलता था, अखबार, पेपर, ठीक है ना, जो आज भी चलता है। दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, ये सब पेपर देखते हैं ना, आज भी चलता है। तो उस समय ना लोगों के पास एक ही मात्र जरिया था किसी भी खबर को पाने के लिए, पेपर, जिसको हिंदी में कहते हैं अखबार। हिंदी में क्या कहते हैं? अखबार कहते हैं, और अंग्रेजी में पेपर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, उस समय एक ही माध्यम था, पेपर पढ़ना। भारत के हर एक लोग जो पढ़े लिखे लोग थे, जो हिंदी पढ़ सकते थे, वो क्या पढ़ते थे? पेपर पढ़ते थे। और पेपर पढ़ करके ये जानकारी लेते थे कि देश में कौन कौन सी घटनाएं हो रही है। चूंकि भारतीय लोग हिंदी ज्यादा समझते थे, हिंदी ज्यादा बोलते थे, आज भी वो वही है। भारत के लोग अंग्रेजी बड़ी कम ही बोलते हैं, बहुत कुछ गिने चुने लोग अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ भारत के गिने चुने लोग जो हमारे जैसे हैं वो हिंदी बोलते हैं और समझते हैं, सॉरी अंग्रेजी बोलते हैं, समझते हैं। हम भाई हिंदी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस समय हिंदी अखबार निकलता था, ठीक है ना। और हिंदी अखबार जो निकलता था, उसी हिंदी अखबार को भारतीय लोग पढ़ते थे और दुनिया का खोज खबर, भारत का जो मतलब जो भी समाचार होता था उनको मिल जाता था।
अब क्या था कि अंग्रेज लोगों का कुछ अच्छा काम भी भारतीय लोगों को पता चलता था, अंग्रेज लोगों का कुछ खराब काम भी भारतीय लोगों को पता चलता था। अगर भारतीय लोगों को जानकारी ही ना हो देश दुनिया के बारे में तो भारतीय लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, कोई आंदोलन ही नहीं होगा। आज आंदोलन क्यों होता है? कुछ कहीं पर घटना होता है, मोबाइल में खबर आ जाता है, अच्छा ऐसा हुआ, चलो आंदोलन करते हैं। लेकिन अगर कोई घटना का पता ही ना चले, अपने बगल वाले गांव में क्या हो जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। अपने बगल वाले गांव में कोई घटना घटता है, फोन पर सूचना देता है तब पता लगता है, नहीं तो वो भी पता नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो भाई देश दुनिया का तो बातें छोड़ दीजिए। तो अंग्रेजों को लगने लगा ना कि भारत के लोगों को अखबार के माध्यम से सब कुछ पता चल रहा है, अखबार के माध्यम से ही धीरे 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 लोग सब कुछ जान रहे हैं कि हम इन पर क्या क्या अत्याचार कर रहे हैं। अंग्रेजों को लगा कि हम इन पर जो अत्याचार कर रहे हैं ये लोगों को जानकारी नहीं होना चाहिए। लोग तो पेपरवा पढ़ता है और पेपरवा पढ़ करके सब कुछ समझ जाता है कि अरे आज ये घटना हुआ, अंग्रेज लोग बड़ा गलत कर रहा है। पेपरवा पढ़ता है तो लोगों को पता लग जाता है। ऐसा करते हैं कि काहे ना हिंदी वाला पेपर को अंग्रेजी में कर देते हैं, अंग्रेजी में कर देंगे, आधा भारतीय को बुझाएगा ही नहीं। ठीक है ना? हिंदी में है तब ना पढ़ ले रहा है भारत वाला लोग, अंग्रेजी में कर देंगे तो आधा भारतीयों को बुझाएगा ही नहीं, आधा भारतीय लोग पेपर ही नहीं पढ़ेगा। और ये सोच करके अंग्रेज लोग क्या किए पता है? हिंदी में छपने वाला जितना अखबार था, हिंदी में छपने वाला जितना भी अखबार था सब पर रोक लगा दिया। कहा कि हिंदी में कोई अखबार अब नहीं छपेगा, अगर अखबार छपेगा तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी वाला अखबार छपेगा। पढ़ना है तो अंग्रेजी पढ़ो। और अंग्रेजी वाला अखबार स्पेशली अंग्रेज लोगों के लिए छपता था, जिसमें अंग्रेजों का तारीफ होता था, अंग्रेजों का भर भर के बड़ाई होता था। ठीक है ना? तो भाई हिंदी में जो अखबार छप रहा था ना उसको बंद कर दिया गया और सिर्फ अंग्रेजी का अखबार प्रकाशित किया गया। और इस बात को लेकर के भारतीय लोग विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? भारतीय लोगों ने जम करके विरोध किया। ये कैसा नियम है भाई कि हम लोग अब अखबारें नहीं पढ़ेंगे? अरे हम लोग को अंग्रेजी नहीं आता है तो हिंदी वाला अखबार पढ़ रहे थे ना, अब हिंदी वाला अखबार बंद कर दिया। अंग्रेजों का तो चाल था ये। ठीक है ना? तो ये जो हिंदी का अखबार बंद किया गया प्यारे बच्चों, और अंग्रेजी का अखबार सिर्फ चालू किया गया, इसी कानून को कहते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। सारे बच्चों को समझ में आया? यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहने का मतलब हुआ कि हिंदी भाषा में, समझिएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहने का मतलब हुआ हिंदी भाषा में छपने वाला, हिंदी भाषा में छपने वाला अखबार, हिंदी भाषा में छपने वाला अखबार पर रोक लगा देना। ठीक है ना? रोक लगा देना, यानी कि जो पेपर हिंदी में छप रहा है उस पर रोक लगा दिया जाए, सिर्फ अंग्रेजी वाला पेपर प्रकाशित हो सकता था। ठीक है ना? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मतलब हिंदी भाषा में छपने वाला अखबार पर रोक लगा देना। और इस बात को लेकर के भारतीय लोग गुस्सा गए। भारतीय लोग बोले कि ये कैसा कानून है? मतलब ये कैसा कानून है भाई कि मतलब अब हिंदी वाला पेपर ही नहीं छपेगा? यहां से प्यारे बच्चों क्रांति की लहर फूट गई। भारतीय लोगों के मन में गुस्सा आ गया कि अब अंग्रेज लोग ना ऐसा ऐसा काम कर रहा है जो बर्दाश्त करने लायक है ये नहीं है। ठीक है ना? भारतीय लोग सोच लिए कि भाई अंग्रेज लोग ना ऐसा ऐसा काम कर रहा है जो अब बर्दाश्त करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? एकदम भारतीय लोग अब गुस्सा गए, एकदम गुस्सा गए भाई कि अब नहीं चलने देंगे ऐसा। एकदम भारत के लोग गुस्सा में आ गए। अब समझिएगा इतना ही नहीं हुआ, यह तो प्यारे बच्चों बात है 1878 ईस्वी का। अब इसके एक साल के बाद अगले वर्ष ही अंग्रेज लोग एक और कानून लाया। यह 1878 ईस्वी का घटना है। 1889 ईस्वी में एक और कानून आया। अंग्रेज लोगों को भाई अत्याचार करना था। अंग्रेज लोग तो किसी भी तरीके से भारतीय पर अंकुश लगाना चाहते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक बार हार्ट वाला फोटो, दिल वाला फोटो जल्दी से भेजो। ठीक है ना? अगर समझ में आ रहा है बाबू तो एक बार जल्दी से दिल भेज दीजिए। हैं? तुम मुझे दिल दो, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है ना? तुम मुझे दिल दो इमोजी के माध्यम से और मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है ना? बताइए जल्दी से। अगर समझ में आ गया तो पूरा कमेंट बॉक्स लाल हो जाना चाहिए।
जल्दी से बता दो बाबू, कोई कॉन्सेप्ट? अच्छा, अभी तक जो भी समझाए हैं समझने में कोई दिक्कत हो रहा है? इतना बढ़िया से हम आपको कहानी की तरह समझा दे रहे हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा है तो बताओ बाबू जल्दी से। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइए कि हाँ सर जी दिक्कत हो रहा है। दिक्कत होने नहीं देंगे भाई, सीधे हमने आपसे वादा किया है कि सेरिब्रम में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे ना, सीधे आपके सेरिब्रम में जाकर के घुसेगा। ठीक है ना? तब आइए बताते हैं आगे। ठीक है ना? नो भैया जी, बहुत बढ़िया। आप लोग जानते हो भैया जी जब कहते हो ना भाई, दिल से कहते हैं, अंदर से इतना बढ़िया सुकून मिलता है कि मत पूछो। सर कहते हो तो उतना अच्छा फीलिंग नहीं आता है। आप लोग कहते हो यस सर, तो सर कहने पर ना उतना अच्छा फीलिंग नहीं आता है। लेकिन जब आप कहते हो कि यस भैया जी, जी भैया जी, तो लगता है कि अरे भाई, छोटका भाई के मैसेज आ गया, सब समझ गया है। ठीक है ना? तो इसलिए हम बार बार आप लोगों से आग्रह भी करते हैं कि हमें सर ना बनाओ, हमें बड़ा भाई बना लो। ठीक है ना? हमें बड़ा भाई बना करके हम, मतलब हमें बड़ा भाई ही रहना है, हमें सर का उपाधि नहीं चाहिए। ठीक है ना? हम सर कहलाने के लिए नहीं है, हमको नहीं शौक है कि हमको सर कहलाना है, हमको भैया कहलाने का शौक है, एक बड़ा भाई का जिम्मेदारी निभाने का शौक है। सर कहलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं भाई। ठीक है ना? तो बस भैया ही कहिए, वही हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 1878 ईस्वी में तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ला दिया, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ला करके हिंदी भाषा में छपने वाले अखबार को बंद कर दिया, सिर्फ अंग्रेजी भाषा में छपने वाला अधिकार को चालू रखा जो अखबार छप रहा था। अगले वर्ष 1879 में प्यारे बच्चों एक और ये कानून लाया अंग्रेज लोग। ठीक है ना? एक और कानून लाया। अच्छा, एक चीज और, ये जो नियम था ये कौन पारित किया था पता है? उस अंग्रेज का नाम था लॉर्ड लीटन। ये जो अंग्रेज पारित किया था, अंग्रेज का नाम था, ध्यान रखिएगा, जिसने ये नियम लाया था उसका नाम था लॉर्ड लीटन। क्या नाम था बाबू? लॉर्ड लीटन। याद रहेगा, जिस अंग्रेज ने ये कानून लाया था उस कानून का उसका नाम था लॉर्ड लीटन। ठीक है ना? और लॉर्ड लीटन ने ही अगले वर्ष एक और कानून लाया, और इस कानून का नाम था आर्म्स एक्ट, शस्त्र अधिनियम। प्यारे बच्चों, हिंदी में कहते हैं शस्त्र अधिनियम, शस्त्र अधिनियम। ठीक है ना? शस्त्र अधिनियम। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट बोलते हैं। ठीक है ना? और ये भी किसने लाया था? लॉर्ड लीटन ने ही लाया। ये भी नियम किसने लाया? लॉर्ड लीटन ने। अब ये नियम क्या है जरा इसके बारे में समझिए। 1879 ईस्वी में भारतीय लोगों पर अत्याचार करने के लिए, भारतीय लोगों पर शिकंजा कसने के लिए अंग्रेज लोग एक और कानून लेकर आए, और जिसका नाम था आर्म्स एक्ट, यानी कि शस्त्र अधिनियम। अब क्या जरा समझिएगा, अब अंग्रेज लोगों को ना मन में डर सताने लगा। जब ये कानून लाया ना वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तो अंग्रेज लोगों के मन में एक डर सताने लगा, और डर यह सताने लगा कि भाई भारतीय लोग गुस्सा गए हैं, भारतीय लोग ना एकदम गुस्से में हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बाद, और भारतीय लोग के पास भी हथियार रहता था, एकदम दाएं दाएं उड़ा देता था गुस्सा आने पर। ठीक है ना? तो अंग्रेजों को डर लगने लगा, अंग्रेजों को लगने लगा ना कि भारतीय लोगों के पास जो बंदूक है ना, ये ससुरा सीधे छाती पे तान देता है, कुछ समझ में नहीं करता है, जहां देखता है भून देता है। ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसा कानून ले आते हैं, इन लोग के पास बंदूकें न रहे। ठीक है ना? इन लोग के पास से बंदूकें छीन लेते हैं, और छीनने के लिए कोई अंग्रेज छीनने के लिए आएगा तो कोई छीनने देगा। कहा कि कुछ ऐसा कानून बना देते हैं कि ये लोग बंदूक रखे ही ना। तो ये सोच करके ना अंग्रेज लोग क्या किया, एक कानून लाया, और उस कानून का नाम था आर्म्स एक्ट। और इस कानून में कहा गया कि भारतीय लोग अगर अस्त्र शस्त्र रखते हैं, भारतीय लोग अगर हथियार रखेंगे तो उनको लाइसेंस बनाना होगा। अगर भारतीय लोग हथियार रखेंगे तो उनको क्या बनाना होगा? लाइसेंस बनाना होगा। लेकिन अंग्रेज लोगों के लिए कोई लाइसेंस का जरूरत नहीं है। अंग्रेज लोग अगर बंदूक रखना चाहे तो रखे, उसको लाइसेंस नहीं लगेगा। लेकिन अगर भारतीय बंदूक रखना चाहेगा तो उसको लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस रहेगा तभी बंदूक रख सकते हो, लाइसेंस नहीं रहेगा बंदूक रखने नहीं देंगे। तो भारतीय लोग गए लाइसेंस बनाने के लिए कि लो भाई, तो लाइसेंस बना दो, हम बंदूक रखना चाहते हैं, लाइसेंस बना दो। तो लाइसेंस बनाने के लिए जब ऑफिस में गया तो वहां पर ऑफिस में अंग्रेज बैठल था, अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी बैठल था। क्या बात है जी? तो सर लाइसेंस बनाना है। नहीं बनेगा, जाओ
ले भाई, नियम लगा दिया कि लाइसेंस बनेगा तब हथियार रख सकते हो, और वहां लाइसेंस से नहीं बनेगा। काहे कि लाइसेंस बनाने वाला ऑफिस में अंग्रेज बैठल है अधिकारी बन करके, वो आपका लाइसेंस से पास नहीं करेगा, कुछ ना कुछ नियम लगा देगा, है ये कागज नहीं है, वो कागज नहीं है, नहीं चलेगा, जाइए जाइए घर जाइए, नहीं चलेगा, ठीक है ना, नहीं आपको लाइसेंस मिल सकता है, आप में ये कमी है वो कमी है, तो मतलब अनेक तरह का 56 तरह का चीज दिखा करके लाइसेंस रद्द कर देता था। तो नियम लगा दिया कि लाइसेंस जरूरी है, और दूसरी तरफ लाइसेंस भारतीयों को दे ही नहीं रहा था। मतलब सीधे सीधे ये हो गया ना कि भाई भारतीय लोग अब हथियार रखेंगे ही नहीं। अंग्रेज लोग बड़ा दूर से चलता था, सीधे सीधे लाठी नहीं मारता था, बड़ा घुमा के लाठी मारता था, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, यहां पर क्या है कि अंग्रेज लोगों ने आर्म्स एक्ट लाया, और आर्म्स एक्ट में क्या कहा गया कि अगर भारतीय लोग अस्त्र शस्त्र रखते हैं, ये क्या है जरा इसके बारे में समझ लेते हैं। क्या कहा गया इस एक्ट में? इस एक्ट में कहा गया कि अगर भारतीय लोग हथियार कहने का मतलब अस्त्र शस्त्र हो गया, हथियार रखेंगे या रखते हैं, अगर भारतीय लोग हथियार रखते हैं तो उन्हें लाइसेंस का जरूरत होगा, तो उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ने क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेज लोगों को कोई लाइसेंस का जरूरत नहीं है। अंग्रेज लोगों को कोई लाइसेंस का जरूरत नहीं है, कोई लाइसेंस का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और इस नियम को कहा गया आर्म्स एक्ट। और ये और समझो कि एक तरीके से ये जो नियम है आज भी लागू है। आज भी भारत में अगर आपको हथियार लेना है ना तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है ना। तो लाइसेंस अंग्रेजों का देन है। अंग्रेजी लोग ने नियम बना करके चला गया कि अगर अस्त्र शस्त्र रखना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये लॉर्ड लीटन, प्यारे बच्चों, लॉर्ड लीटन ने 2 बड़ा बड़ा कानून बनाया, ठीक है ना। आप में से कितने ऐसे बच्चे चाहते हैं कि ये जो हरामी लॉर्ड लीटन है इसका फोटो आपको दिखाया जाए? आप में से कितने ऐसे बच्चे चाहते हैं कि लॉर्ड लीटन का फोटो आपको दिखाया जाए? प्यारे बच्चे, लॉर्ड लीटन का फोटो देखना है ना, देखिए इस हरामी आदमी को, ठीक है ना। देख लीजिए जरा इस हरामी आदमी को। यही वो व्यक्ति है जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट लाया, ठीक है ना। यही है प्यारे बच्चों वो लॉर्ड लीटन जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट लाया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ बाबू जल्दी से। यही वो व्यक्ति है जो क्या लाया? आर्म्स एक्ट लाया। समझ में आ गया ना? यही है वो जो आर्म्स एक्ट लेकर के आया था। समझ में आया कि नहीं आया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यही लाया, ठीक है बाबू। अब ये 2 बिल तो आ गया, ठीक है ना। अब ये 2 बिल मतलब 2 कानून तो भारतीय लोगों के खिलाफ बन गया। भारतीय लोग एकदम हो हल्ला मचा दिए, भारतीय लोग एकदम तबाही मचा दिए भाई। गुस्से में सब भारतीय लोग लाल हो गए। अब क्या हुआ कि भारतीय लोग उत्पात मचाना शुरू किए, ठीक है ना। भारतीय लोग उत्पात मचाना शुरू किए, तोड़ फोड़, चोरी डकैती, मारा पीटी, हत्या फरन सब करना शुरू कर दिए भारतीय लोग। जिधर अंग्रेज मिले ठोक दे, अंग्रेजों का सामान एकदम इधर उधर कर दे, अंग्रेजों का सामान तोड़ फोड़ कर ले। जो सामान कहीं पर जा रहा है ये ट्रेन से, तो उसको लूटपाट कर ले, चोरी कर ले, डकैती कर ले, ठीक है ना। मतलब अंग्रेज लोगों के खिलाफ भारतीय लोग एकदम हिंसा पे उतर गए। भारतीय लोग कहले भाई कब तक चुप बैठेंगे, कब तक चुप बैठना है अब, हैं? एक गाना सुने है ना कि कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना। तो भाई भारतीय लोग सोच लिए कि अब चुप बैठने से काम नहीं होगा, कुछ ना तो कुछ तो अब बोलना पड़ेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। और भारतीय लोग बेचारा क्या किए? हत्या, मतलब अंग्रेज लोग मिला हत्या कर दिए, चोरी डकैती लूट पाट सब करना शुरू कर दिए। अंग्रेजों को लगा कि ले 2 बिल लाए तो ये लोग अलग तमाशा बना लिया, ये लोग तो अब भाई हिंसा पे उतर गया।
अब अंग्रेज लोग सोचा कि ऐसा करते हैं, एक और कोई कानून लाते हैं, और कानून ऐसा लाएंगे ना कि अंग्रेज लोगों के डर से भारतीय लोग थर थर करेगा, ठीक है ना। और ये सोच करके 1800, कब की बात है बाबू, आपको हम बता रहे हैं, ये सोच करके 1883 ईस्वी में एक बिल लाया, एक कानून लाया, और इस कानून को कहते हैं इल्बर्ट बिल। क्या बोलते हैं बाबू? इल्बर्ट बिल। ध्यान से सुनते जाइएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ, आपसे पूछा जाएगा आर्म्स एक्ट कब लागू हुआ, आपसे पूछा जाएगा इल्बर्ट बिल कब लागू हुआ, ये सब पूछा जाएगा, तो इसको ना अच्छे तरीके से याद रखिएगा। हुआ क्या कि 1883 में अंग्रेज लोग एक कानून लाया, और इस कानून का नाम रखा इल्बर्ट बिल। अब ये इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल ये था प्यारे बच्चों कि अगर भारतीय लोग किसी भी अंग्रेज को या फिर किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाते हैं, अगर जख्मी किसी को करते हैं, मारपीट करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, हत्या करते हैं, अपहरण करते हैं, तो उनका जो सुनवाई है वो सामान्य न्यायालय में होगा, ठीक है ना। यानी कि भारतीय लोगों का जो मुकदमा है वो सामान्य न्यायालय में होगा। इल्बर्ट बिल प्यारे बच्चों क्या कह रहा था? इल्बर्ट बिल कह रहा था कि भारतीय लोगों का मुकदमा, भारतीय लोगों का मुकदमा सामान्य न्यायालय में चलेगा, सामान्य न्यायालय में चलेगा, सामान्य न्यायालय में चलेगा। कहां चलेगा? सामान्य न्यायालय में चलेगा। अब आप कहिएगा कि सर इससे क्या फर्क पड़ा, सामान्य न्यायालय में चले चाहे कहीं चले, उससे क्या फर्क पड़ा? प्यारे बच्चों, फर्क ये पड़ा कि सामान्य न्यायालय में जब भारतीय लोगों का मुकदमा चलेगा तो एक चीज और इसके साथ कहा गया कि इस मुकदमा का सुनवाई करने वाला जो जज होगा, जो मुकदमा का सुनवाई करता है कौन होता है? जज ही तो होता है ना। तो जो मुकदमा का सुनवाई करने वाला जज होगा वो जज भारतीय नहीं होगा, वो जज अंग्रेज होगा। सोच लो भाई, ठीक है ना। इस मुकदमा का सुनवाई करने वाला जज कौन होगा? यूरोपीय होगा, यूरोपीय जज होगा, ठीक है ना। सामान्य न्यायालय का जो स्थापना हुआ, सामान्य न्यायालय में जो सुनवाई हुआ, इसका प्यारे बच्चों जज कौन होगा? तो जज होगा यूरोपीय, यूरोपीय जज होगा, यानी कहने का मतलब कि अंग्रेज होगा। अब सोच लो, अंग्रेजों के लड़ाई में भारत जब अंग्रेजों के साथ लड़ रहा है तो भारतीय लोगों का फैसला जब अंग्रेज लोग करेगा तो क्या भारतीय के पक्ष में करेगा? अंग्रेजों के पक्ष में करेगा, जाहिर सी बात है। भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा ये सजा सुनाएगा। तो अंग्रेज लोग जज बन गए और भारतीयों का जितना भी फैसला हो सब अंग्रेज लोग करने लग गए। अब एको गो भारतीयों को बख्शे ही ना, सारे के सारे भारतीय भाई कोर्ट में खड़ा हो गए, उनको सजा मिल गया। किसी को फांसी का सजा, किसी को काला पानी का सजा, किसी को मृत्युदंड, किसी को 20 साल का कारावास, किसी को 2 साल का, किसी को 10 साल का, मतलब सारे भारतीयों को दंड देना शुरू कर दिया, ठीक है ना। खास करके भारतीय लोग इसके बहुत ज्यादा शिकार हुए और भारतीय लोगों को जबरदस्ती जेल में बंद किया जाने लगा, ठीक है ना। और अंत में भारत का तो छोड़िए, यूरोपीय जनता ने भी इसका विरोध किया और अंत में इस बिल को वापस लेना पड़ा। यह बिल वापस लेना पड़ा। यह बिल कहा गया कि नहीं चलेगा, ऐसे में तो सही फैसला ही नहीं होगा ना। अंग्रेज लोग अगर जज बनकर के बैठ जाएगा तो भाई अंग्रेज लोग अपने हित में फैसला करेगा, अंग्रेजों के हित में फैसला करेगा, भारतीयों के हित में तो फैसला ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अंत में क्या हुआ, यह बिल सरकार को वापस लेना पड़ा, ठीक है ना। यह बिल सरकार को अंत में वापस लेना पड़ा, ठीक है ना। अंत में यह बिल सरकार को वापस लेना पड़ा। सरकार को क्या करना पड़ा? वापस लेना पड़ा। अंत में यह बिल सरकार को वापस लेना पड़ा कि लीजिए भाई, सब मिलकर इतना विरोध किया, भारतीय लोग ये सब मिल करके ना इतना विरोध किए कि अंत में अंग्रेजों को झुकना पड़ा और इसको वापस ले लिया, ठीक है ना। अब उसके बाद प्यारे बच्चों एक ये तो बता दिए इल्बर्ट बिल। 1899 ईस्वी की बात करते हैं, ठीक है ना। 1899 कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारा घटना हुआ लेकिन कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो आपके किताब में दिया गया है ना वो सब हम दे रहे हैं ताकि आप लोगों को अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में पता लग सके।
हुआ क्या प्यारे बच्चों, 1899 ईस्वी में एक और कानून आता है जिसको नाम रखा गया, जिस कानून का नाम रखा गया कलकत्ता कॉरपोरेशन। नाम रखा गया कलकत्ता कॉरपोरेशन। कलकत्ता कॉरपोरेशन, समझ में आ रहा है ना? इसका नाम क्या रखा गया? कलकत्ता कॉरपोरेशन, ध्यान रखिएगा। सारे बच्चों को समझ में आ गया? क्या नाम रखा गया? कलकत्ता कॉरपोरेशन। प्यारे बच्चों, कलकत्ता के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो कलकत्ता शहर है ना, जो कि बंगाल में पड़ता है, कलकत्ता शहर कहां में पड़ता है? बंगाल में। और इसका स्थापना के बारे में अगर बात किया जाए तो कलकत्ता शहर का स्थापना हुआ था 1690 ईस्वी में, अंग्रेजों ने ही किया था। कब हुआ था बाबू? इसका स्थापना हुआ था 1690 में। कलकत्ता शहर का जो स्थापना है ना वो 1690 में हुआ था। चूंकि अंग्रेजों ने क्या किया था ना कि अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो बंगाल में ही स्थापित किया था। कलकत्ता जो बंगाल में पड़ता है और अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो बंगाल में ही लगाया था, तो वहीं पर कलकत्ता शहर का स्थापना हुआ। तो 1899 ईस्वी में एक नियम आया, कलकत्ता कॉरपोरेशन। अब ये कलकत्ता कॉरपोरेशन क्या है जरा समझिएगा। चूंकि कलकत्ता एक बड़ा महानगर था, शहर था, तो इसलिए वहां पर नगर पालिका, बाबू आपको बताया है ना कि ग्राम में ग्राम पंचायत होता है, जबकि शहर में जाइए तो नगर पालिका होता है ना। तो कलकत्ता शहर में क्या था प्यारे बच्चों? नगर पालिका था। वहां क्या था? नगर पालिका। अब नगर पालिका का चुनाव होता है। नगर पालिका का चुनाव होता है कि भाई चुनाव में जो व्यक्ति जीतेगा उसको नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया जाएगा, मेयर बनाया जाएगा, महापौर, जो भी आप कह लीजिए। तो अंग्रेजों ने कलकत्ता कॉरपोरेशन नाम का एक कानून लाया और इस कानून में यह कहा गया कि भाई निर्वाचित सदस्यों की संख्या में अब कमी होगा और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि। मतलब अब कलकत्ता जैसे बड़े शहर में नगर पालिका के सदस्य बिना मतदान के चुने जाएंगे। मतलब अब जनता का हमको अब जरूरत नहीं है, बिना वोट के ही हम सदस्य चुन लेंगे। नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी, सुनिएगा, नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में, नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि। गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि। कहा गया कि जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या में कमी लाएंगे और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या को बढ़ाएंगे। भाई अब भारतीय लोग और खिसिया गए। भारतीय लोग कहे कि ये कैसा बात है, ये कैसा बात है कि हम लोगों का वोट देने का भी अधिकार छीन लिया जा रहा है। अब मतलब जिसको मन में आएगा आप उसको बैठा देंगे इस कुर्सी पर। भाई कितना बढ़िया चुनाव होता है, जो जीतेगा वो बैठेगा। लेकिन अंग्रेज लोगों का कहना था कि नहीं, अब आप लोगों को हमें जरूरत ही नहीं है। समझ गए ना? ये कहा गया कि भाई अब ना अंग्रेज लोग ही कुर्सी पर बैठेंगे, अब उसका चुनाव ही नहीं होगा। ये तो हो गया जो हो ही गया। उसके बाद प्यारे बच्चों अब आते हैं 1899 के बाद, अब आ जाते हैं 1904 ईस्वी में। अब आते हैं 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी आते आते विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया। समझिएगा, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में क्या लाया गया? विश्वविद्यालय अधिनियम। विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया। मतलब अंग्रेज लोग ना भारतीय लोगों पर अत्याचार करने के लिए एकदम लगातार कानून बना रहा था, बैक टू बैक एकदम एक्ट पारित करते जा रहा है, अधिनियम लाते जा रहा है। और इस कानून के तहत क्या हुआ कि विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया।
अब सरकार फैसला करेगा कि इस विश्वविद्यालय में किसका एडमिशन होगा और किसका नहीं होगा। ठीक है ना। अब सोच लीजिए, भारतीय लोगों को पढ़ाई से भी वंचित किया जाने लगा। जिसको मन होता था वहां पे एडमिशन लेता था, जिसका मन नहीं होता था एडमिशन नहीं लेता था। तो विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा लिया। विश्वविद्यालय अधिनियम में क्या हुआ बाबू, विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण, विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया। विश्वविद्यालय पर क्या हुआ, सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया। विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया। इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, हद तो तब पार हुआ 1905, अभी तक तो हम लोग 1904 ईस्वी में ही है ना। अंग्रेजों ने 1905 ईस्वी में हद कर दिया। अंग्रेजों ने 1905 ईस्वी में तो हद ही कर दिया। कहिएगा कि सर क्या किया ऐसा। अंग्रेज लोग सोचा ना कि भारत का जो हिंदू है और भारत का जो मुसलमान है, ये जब तक एक साथे रहेगा ना, हम लोगों का दाल गलने वाला नहीं है। किसी तरीके से हिंदू और मुसलमान के बीच में फूट डालना होगा। हिंदू को अलग और मुसलमान को अलग करना होगा, और तब जाकर के हमारा दाल यहां गलेगा। हम फूट डालेंगे और शासन करेंगे। और यह सोच करके 1905 ईस्वी में अंग्रेज लोग बंगाल का विभाजन करने का विचार दिए। ठीक है ना। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन, समझिएगा, बंगाल का विभाजन किए। और ये कौन किया पता है? ये कौन किया? उस व्यक्ति का नाम था, उस अंग्रेज का नाम था लॉर्ड कर्जन। उस अंग्रेज का नाम था लॉर्ड कर्जन, जिसने ये विचार दिया। बंगाल विभाजन इसी ने करवाया, लॉर्ड कर्जन ने। इसका विचार तो 2 साल पहले से हो गया था। 1905 ईस्वी में तो खैर बंगाल का विभाजन हो गया, लेकिन इसका विचार 2 साल पहले से 1902-3 ईस्वी से शुरू हो गया था। 1903 ईस्वी से, 1903 से शुरू हुआ, 4 में मंथन हुआ, 5 में इसको लागू कर दिया। और क्या हुआ जानते हैं? 1905 ईस्वी में जो बंगाल का विभाजन हुआ, इसमें मुसलमानों को ना उल्टा पुल्टा समझाया जाने लगा। अंग्रेज लोग मुसलमानों को क्या समझाने लगा कि देखो भाई, हिंदू के संपर्क में रहोगे तुमको खतरा है। हिंदू कभी नहीं चाहेगा कि मुसलमान आगे बढ़े। तो ऐसा करो, तुम लोगों के लिए ना हम एक अलग राज्य बना देते हैं। बंगाल का विभाजन कर देते हैं, बंगाल को बांट देते हैं, आधा हिंदुओं का आधा मुसलमानों का। अपना तुम लोग अलग रहना, मुसलमान सब लोग अपना अलग रहेगा। मतलब अंग्रेज लोग ऐसा कुछ किए ना, ताकि मुसलमानों को लगे कि भाई अंग्रेज तो हमारे हित में बात कर रहा है, अंग्रेज तो हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। मुसलमानों को यह भ्रमित करने का प्रयास किया कि अंग्रेज लोग जो कर रहा है ना, हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, अंग्रेज लोग बहुत अच्छा कर रहा है। मुसलमान मतलब बहुत सारे मुसलमान अंग्रेजों के बहकावे में भी आ गए। लेकिन कुछ मुसलमान जो चालाक थे, जो चतुर थे, उनको समझ में आया कि नहीं भाई, अगर यहां पर हम फूट गए तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन यहीं पर क्या हुआ प्यारे बच्चों, अंग्रेज लोग बंगाल का विभाजन कर दिए। ठीक है ना। अंग्रेज लोग क्या कर दिए? बंगाल का विभाजन कर दिए। बंगाल को 2 भागों में तोड़ दिए, एक मुसलमानों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग। आधा आधा बंगाल का विभाजन हो गया। और ये जो विभाजन हुआ प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं बंग भंग। बंग, देखिए बंगाल का पहला अक्षर है बंग, ठीक है ना। और भंग मतलब होता है अलग करना। तो इस आंदोलन का नाम पड़ा बंग भंग, यानी कि बंगाल का जो विभाजन हुआ ना, इसका नाम पड़ा बंग भंग। ठीक है। बाद में जाकर के 1911 ईस्वी में यह आंदोलन खत्म हुआ और फिर से बंगाल को एक कर दिया गया था। ठीक है बाबू, 1911 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1911 ईस्वी में, ध्यान से यहीं पर लिख देते हैं, 1911 में एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन का नाम पड़ा बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन, ठीक है ना। बंग भंग आंदोलन के तहत बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना। बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बंगाल का विभाजन मुश्किल से मुश्किल, ज्यादा दिन तक नहीं, बस 6 सालों तक रहा था। बंगाल अलग हुआ 6 सालों तक, 6 साल के बाद फिर वापस मतलब जैसे था वैसे आ गया।
अब प्यारे बच्चों, ये तो बात कर ली हम 1905 ईस्वी का, ठीक है ना। फिर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद 1907 ईस्वी में अंग्रेज लोग फिर एक नियम लेकर के आए, ठीक है ना। 1907 ईस्वी 1907 ईस्वी में अंग्रेज लोग फिर एक नियम लेकर के आए, देशद्रोही सभा अधिनियम। अब की बार कौन सा अधिनियम लेकर के आए? अब की बार अंग्रेज लोग लेकर के आया देशद्रोही सभा अधिनियम। देशद्रोही सभा अधिनियम लेकर के आया, ठीक है ना। अब की बार अंग्रेज लोग क्या लेकर के आया? देशद्रोही सभा अधिनियम लेकर के आया। और यह देशद्रोही सभा अधिनियम काहे लेकर के आया? क्योंकि भारतीय लोग ना एक जगह पर सभा लगा करके विचार करते थे कि अंग्रेजों से अब कैसे लड़ा जाए, अंग्रेजों से अब कैसे लड़ा जाए, इस पर विचार भारतीय लोग करते थे सभा लगा करके। और अंग्रेजों को लगा कि अरे ये तो सभा लगाता है और सभा लगा करके हम लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, काहे ना ऐसा कानून बना दिया जाए कि सब सभा ही न लगाए, ठीक है ना। अंग्रेज लोग सोचा कि ऐसा कानून बना देते हैं कि ये लोग सभा ही ना लगाए, ये लोग मीटिंग ही ना करे, ना मीटिंग करेगा ना हम लोग के खिलाफ बतियाएगा। तो भारतीय लोग जो मीटिंग करते थे, जो सभा लगाते थे, उस मीटिंग को खत्म करने के लिए, उस सभा को समाप्त करने के लिए क्या किया पता है? ये कानून लाया, देशद्रोही सभा अधिनियम। मतलब जो सभा करेगा उस पर देशद्रोह का मुकदमा लड़े, ये मतलब लगेगा। समझ में आ गया ना? यानी कि सभाओं पर रोक लगाने के लिए देशद्रोह सभा अधिनियम। कहने का मतलब हुआ कि भारत का जो व्यक्ति, इसका कहने का मतलब हुआ भारत का जो व्यक्ति सभा लगाएगा, भारत का जो व्यक्ति सभा लगाएगा उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। भारत का जो व्यक्ति सभा लगाएगा यानी कि मीटिंग करेगा, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ बाबू, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? 1907 ईस्वी में यह कानून लाया। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे करके, ठीक है ना, धीरे धीरे करके भारतीय लोग ना अंग्रेजी अखबार पढ़ना शुरू कर दिए। कहा कि अब हिंदिया वाला बंदे कर दिया है तो लाओ अंग्रेजी समझते हैं थोड़ा बहुत। बेचारा माने उन्हें सब भारतीय लोग रटना शुरू किया, मीनिंग याद करना शुरू किया। अब मीनिंग याद करके थोड़ा अंग्रेजी अखबार को पढ़ने का प्रयास किया। कुछ लोग जो थे वो ये जो अंग्रेजी अखबार था उसमें उत्तेजित लेख लिखते थे। मतलब उत्तेजित लेख कहने का मतलब ऐसा लिखते थे ना कि भारतीय लोग भड़क जाएं उससे, अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजवन लोग देखा कि अरे ये तो हमारे खिलाफ लिखता है पेपरवा में, ठीक है ना, ये तो भारतीय लोग पढ़ेगा तो एकदम भड़किए जाएगा। अब अंग्रेज लोग सोचा कि अच्छा बेटा, ये मीडिया वाला ज्यादा चतुर बन रहा है ना, ये मीडिया वाला ज्यादा अपना आप को समझ रहा है कि हम शक्तिमान हैं। ऐसा कानून लाते हैं ना कि ये लोग कुछ ज्यादा लिखे ही ना। अब अंग्रेज लोग सोचा ना ऐसा कानून लाएंगे ना कि ये लोग कुछ ज्यादा लिख ही नहीं पाएगा। अगर लिखना है तो सिर्फ हमारा तारीफ लिखो, हमारा बुराई लिखोगे तो तुमको दंडित किया जाएगा, ठीक है ना। और इसलिए ये सोच करके 1910 ईस्वी में, समझिएगा 1910 ईस्वी में क्या हुआ कि एक कानून फिर अंग्रेज लेकर के आया, इंडियन प्रेस एक्ट। क्या लेकर के आया? इंडियन प्रेस एक्ट लेकर के आया। और इंडियन प्रेस एक्ट जो लेकर के आया, इसमें कहा गया कि जो उत्तेजित लेख लिखेंगे, मतलब भड़काने वाला जो लेख लिखेंगे, ठीक है ना, कहा गया कि भड़काने वाले, भड़काऊ, ऐसे लिखते हैं भड़काऊ लेख लिखने वाले पत्रकारों को दंडित किया जाए। भड़काऊ लेख लिखने वाले पत्रकारों को भड़काऊ लेख लिखने वाले पत्रकारों को दंडित किया जाएगा। यानी कि जो अंग्रेज के खिलाफ लिखेगा उसको दंड मिलेगा, ठीक है ना। जो अंग्रेज के खिलाफ लिखेगा उसको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा।
तो प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के इतना सारा अत्याचार भारतीय लोगों पर किया जा रहा था, इतना सारा अत्याचार भारतीयों पर किया जा रहा था। सारे बच्चों को समझ में आया? भारतीय लोगों पर ना इतना सारा अत्याचार किया, मतलब थोड़ा सा भारतीय कुछ करे उस पर कानून बना दे, थोड़ा सा भारतीय कुछ करे उस पर कानून बना दे। और इस तरीके से प्यारे बच्चों इतना सारा कानून बन गया कि भारतीय लोग एकदम पूरे तरीके से शिकंजा में आ गए। ठीक है ना? इतना सारा कानून बन गया कि भारतीय लोग पूर्ण तरीके से एकदम शिकंजा में आ गए। अब भारतीय लोगों को लगने लगा कि क्या भाई, ये तो चौतरफा घेर लिया, अब तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों, राजनीतिक कारण में ना इतना सारा कारण आप लोगों को लिखना पड़ेगा। बताइए, समझ में आया यहां तक आप लोगों को? बताओ बाबू। कल से ये क्लास एप्लीकेशन पे चलेगा सुबह सुबह, ठीक है ना? सुबह में 7:30 बजे ये क्लास एप्लीकेशन पे चलेगा, तो सुबह सुबह आप लोग याद एकदम तैयार रहिएगा। अभी हम पहला क्लास ले रहे हैं, आपका दूसरा क्लास कल ना एप्लीकेशन पे चलेगा, लेकिन अभी छुट्टी नहीं हुआ है, भूल मत करिएगा, छुट्टी हो गया है, अभी और पढ़िए, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के अब हुआ क्या कि भारतीय लोग एकदम क्या हो गए, ग्रसित हो गए, ठीक है ना? इतना सारा नियम कानून बना दिया कि आप लोग खुद सोच रहे हैं कि अंग्रेजों ने कितना अत्याचार किया होगा। सोच करके जरा देखिए, सोच करके जरा देखिए कि अंग्रेज लोग भारतीयों पर कितना अत्याचार किया होगा, कैसा कैसा अत्याचार किया प्यारे बच्चों, ठीक है ना? इतना सारा अत्याचार हुआ। आइए थोड़ा सा हम आप लोगों को बंगाल विभाजन के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं, ठीक है ना? बंगाल विभाजन के बारे में जानकारी देते हैं। देखो बाबू, यह है बंगाल का नक्शा, जो कि आधा आधा बांट दिया गया था। लाल वाला देख रहे हैं अलग और हरा वाला देख रहे हैं अलग। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को भारत के तत्कालीन वायसराय, आपको बताया था ना कि एक सर्वोच्च पोस्ट होता था वायसराय का, उसी ने ये निर्णय लिया था, जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का ये सृजन करने के उद्देश्य से, मतलब मुसलमानों को एक अलग राज्य देने के उद्देश्य से बंगाल को 2 भागों में बांटे जाने का निर्णय लिया गया था। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल को ही क्या कहा जाता है? बंग भंग, जो कि अभी हम आपको बताए। यह अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था। अभी आपको बताया ना कि अंग्रेज लोग सोचते थे कि भाई हिंदू और मुसलमान में फूट डाल दो और आराम से शासन करते रहो। तो फूट डालो और शासन करो वाली नीति का ही क्या था? एक महत्वपूर्ण अंग था। अतः इसके विरोध में 1905 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, बंगाल प्रांत का क्षेत्रफल जो है वो 4,89,500 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या लगभग 8 करोड़ से ज्यादा था। क्योंकि कंपनी वहां स्थापित था ना, तो बंगाल में लोग थोड़ा ज्यादा ही रहते थे, तो बंगाल का जो आबादी था वो लगभग 8 करोड़ से ज्यादा था। बंगाल विभाजन के बारे में हम आपको बताया कि 1905 में भले बंगाल विभाजन हुआ, लेकिन इसके बारे में सोचा गया था 2 साल पहले, 1903 में ही सोचा गया था। बंगाल के बारे में ना सोचा गया था कब? 1903 में ही, मतलब 2 साल पहले ही 1903 में ही सोच लिया गया था। और सरकार ने आधिकारिक तौर पर 1904 की जनवरी में यह विचार प्रकाशित किया और फरवरी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के पूर्वी जिलों में विभाजन पर जनता की राय भी मांगा। यानी कि विभाजन पर जनता का राय भी लिया कि भाई इससे तुम लोगों को आसानी हो जाएगा। मुसलमानों को उल्टा पुल्टा समझा दिया, इससे तुम लोगों को बहुत ज्यादा लाभ होगा, और ये सब उल्टा पुल्टा समझा करके कुछ मुसलमानों का सपोर्ट ले लिया और फिर बंगाल विभाजन कर दिया। लेकिन बहुत जबरदस्त विरोध हुआ, आंदोलन हुआ, बंग भंग आंदोलन जिसे कहते हैं। और अंत में 1911 ईस्वी में ना निरस्त करना पड़ा, बंग भंग आंदोलन को खत्म करना पड़ा कि नहीं, बंग भंग आंदोलन किसी भी कीमत पर हम नहीं होने देंगे, ठीक है ना? तो ये प्यारे बच्चों बंग भंग आंदोलन का प्रमुख हिस्सा जो हम आपको बताए। एक क्वेश्चन जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि जिस समय ये सब आंदोलन हो रहा था उस समय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा, फैक्ट्रियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना? जिस समय ये सब आंदोलन हो रहा था उस समय फैक्ट्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो याद रखिएगा, 1905 के बंग भंग आंदोलन ने स्वदेशी और बहिष्कार की नीति से भारतीय उद्योग लाभान्वित हुआ। धागा के स्थान पर कपड़ा बनाना शुरू हुआ, यानी कि जो उद्योग धागा बना रहे थे वो अब कपड़ा बनाने लग गए। इससे वस्त्र उत्पादन में तेजी आई। 1912 ईस्वी तक सूती वस्त्र का उत्पादन दुगना हो गया। भारत में ना 1912 ईस्वी तक क्या हुआ? सूती वस्त्र का उत्पादन दुगना हो गया। उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयात शुल्क में वृद्धि करे तथा देसी उद्योगों को रियायत प्रदान करें।
यानी कि जो लोग भारत में कपड़ा बना रहे थे वे लोग अंग्रेजों से रिक्वेस्ट किए कि देखिए भाई, विदेशी कपड़ा भारत में आकर के बहुत बिक रहा है, इसलिए विदेशी कपड़ा पर थोड़ा टैक्स बढ़ा दीजिए ताकि भारत का कपड़ा लोग सस्ते दामों में आसानी से खरीद सके। और कपड़ा उद्योग के अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे उद्योगों का भी विकास हुआ। यानी कुल मिलाकर के स्वदेशी आंदोलन का उद्योग पर जो प्रभाव पड़ा वो एक तरीके से सकारात्मक प्रभाव था, ज्यादा कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अब अगली, अच्छा, आज जो हम आपको बताए हैं प्यारे बच्चों, अब जरा समझना जरा ध्यान से। आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताए हैं पता है? आज हम आपको क्या बताए हैं पता है? जरा देखिए ध्यान से। भारत में राष्ट्रवाद के 4 कारण बताए थे, जिसमें प्यारे बच्चों एक राजनीतिक कारण भी था। भारत में राष्ट्रवाद के 4 कारण बताए थे ना, जिसमें एक क्या था? राजनीतिक कारण भी था। तो ये राजनीतिक कारण आज हम पूरा समाप्त कर दिए। अब कल सुबह में जो क्लास होगी एप्लीकेशन पर, उसमें हम आप लोगों को आर्थिक कारण के बारे में समझाएंगे। ठीक है ना। कल वाले जो क्लास में हम आप लोगों को क्या समझाएंगे? आर्थिक कारण। यानी कि कल प्यारे बच्चे हम आप लोगों को आर्थिक कारण समझाएंगे। तो कल सुबह में 7:30 बजे आप लोग तैयार रहिएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे सुबह में 7:30 बजे जुड़ते नहीं है क्योंकि उनका नींद नहीं खुलता है, कुछ लोग कोचिंग जाते होंगे। लेकिन हम कहते हैं कि हम भाई कोचिंग अगर जाते हैं तो फिर फायदा क्या है? हम पढ़ा रहे हैं, इसका क्या फायदा है? अगर आप हमारे पढ़ाने के बाद अगर कहीं कोचिंग जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपको पूर्णतः हम पर भरोसा नहीं है, आपको हमारे अलावा किसी और भी शिक्षक पर भरोसा है। तो हम कहते हैं कि कोचिंग जाने का जरूरत नहीं है। अगर आप एक जगह पर बैठ करके आराम से पढ़े ना तो हम उतना भर तैयारी करवा देंगे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर देंगे मैट्रिक में। तो 10 जगह पर जाने का जरूरत नहीं है। आप लोग आराम से एक जगह पढ़िए। और हम सुबह सुबह इसलिए पढ़ाते हैं ताकि हम ये सोच करके पढ़ाते हैं कि बच्चे सब हमसे पढ़ रहे हैं। अब आप कहीं और जाते हैं तो ये आपकी गलती है, हमारी तो गलती है नहीं बाबू। ठीक है ना। तो आइए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को ना हम यहीं पर अब समाप्त करते हैं और आज की इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। और इसके बाद हिंदी वाली क्लास में हम आप लोगों से मिलते हैं। ठीक है ना। इसके जस्ट बाद प्यारे बच्चों हिंदी का क्लास है, तो हिंदी वाली क्लास में हम एप्लीकेशन पर ही आप लोगों से अभी मिलते हैं। तो आप लोग इसके बाद जस्ट हिंदी वाली क्लास में जुड़ जाइए। मिलते हैं तब तक वहीं हिंदी वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, जाते जाते ना कमेंट कर दीजिएगा, वो जो बताया ना कि क्या 2 मिलियन पर क्रैश कोर्स लॉन्च किया जाए, हाँ या ना कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों हिंदी वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।